हेलो एवरीवन। हमारा आज का सिलेबस है ब्रेक इवन एनालिसिस, BEA। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको? इट इज यूज टू डिटरमाइन व्हेन योर बिजनेस विल बी एबल टू कवर ऑल इट्स एक्सपेंसेस एंड स्टार्ट टू मेक अ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस से हमको यही पता चलता है कि आपने जो पूंजी लगाया, आपने जो लागत लगाया, आप कितने समय के अंदर उसको, कितने प्रोडक्शन के बाद, कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको रिकवर कर लेंगे और उसके बाद आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। तो आपको एक क्वांटिटी पता चलता है, उस क्वांटिटी के प्रोडक्शन के बाद आपका जितना भी लागत है वो आपका रिकवर हो जाएगा और आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस किस चीज का आपने स्टार्ट किया? समोसा बनाने का। आप लोग समोसा अधिकतर खाते होंगे, तो आप लोगों ने सोचा कि मैंने एक समोसा बनाने का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अगर आप समोसा बनाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको एक दुकान चाहिए जहाँ पर आप समोसा बेच सकते हैं, आपको बर्तन चाहिए समोसा बनाने के लिए, आपको मैदा चाहिए, आलू चाहिए, तेल चाहिए, डालडा चाहिए, बहुत सारे चीज़ चाहिए, नमक चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए आपको समोसा बनाने के लिए। आपने टोटल कैलकुलेट किया कि हमको समोसा बनाने में टोटल जो लागत आ रहा है, टोटल जो खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस जो मेरा, वो लगभग मेरा 5,000 रुपया के आसपास है। 5,000 रुपया आपको टोटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, खर्च आ रहा है। तो आपने कैलकुलेशन किया कि एक समोसा मैं बेचूंगा 5 रुपए के हिसाब से। 5 रुपए के हिसाब से आप एक समोसा बेचने वाले हैं। तो अगर हम 1,000 समोसा बेचते हैं, अगर हम लोग 1,000 समोसा बेच लेते हैं, तो क्या होगा? आपका जो टोटल कॉस्ट था 5,000 रुपया, वो आपका वसूल हो जाएगा, आपके पास वापस आ जाएगा और उसके बाद आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1,000 से कम समोसे में बेचते हैं, 1,000 से कम समोसा बेचते हैं, तो आपका जो लागत था, आपने जो 5,000 रुपया खर्च किया था दुकान लगाने में, दुकान स्टार्ट करने में, वो आपका वसूल नहीं हो पाएगा और आपका बिजनेस लॉस में रहेगा। तो यही जो 1,000 क्वांटिटी है ना, 1,000 क्वांटिटी की कब आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा, कब आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा, यही हम लोग को ब्रेक इवन एनालिसिस से पता चलता है, जो 1,000 आपका क्वांटिटी है। ठीक है, यही हम लोग का मेन मकसद होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में पता करना कि किस समय के बाद आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। आगे क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। इट इज ए टेक्निक टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। टोटल सेल्स का मतलब क्या हुआ? टोटल आपका कितना बिक्री हुआ, कितना आप बेचने से आपको टोटल कितना पैसा आया, तो टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। आपने जो दुकान के लिए 5,000 रुपया जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो आप लोगों का कहलाएगा टोटल कॉस्ट। उसके आगे क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी बेचने के बाद आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा। तो वो जो प्रोडक्शन था, जैसे 1,000 समोसा हम बनाए, 2,000 समोसा बनाए, तो 2,000 क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सब के बीच रिलेशन हमको पता चलता है, किससे? ब्रेक इवन एनालिसिस से। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा, आप लोगों को डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल सेल्स क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। द ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करके भी कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स टू टेक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके कारण हम लोग को डिसीजन लेने में, इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिसीजन हम लोग को लेनी पड़ती है, उसमें आसानी होती है कि आपको देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब तक आपका इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस हो जाएगा, कब तक आप अपना जितना भी पूंजी है, जितनी भी लागत है, उसको वसूल पाइएगा, आप कितना प्रॉफिट कमा पाइएगा, कब से प्रॉफिट आपका स्टार्ट होगा। ये सारा चीज आप लोग को ब्रेक इवन एनालिसिस से मदद मिलता है डिसीजन लेने में। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग। कितना क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना है कि आपका प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में, इससे अगर कम कीजिएगा तो आपको घाटा होगा। ये सारा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन है, ये भी हमको लेने में आसानी होती है ब्रेक इवन एनालिसिस के मदद से।
आगे है हेल्प्स टू मेक मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसको खुद से बना लीजिए या उसको मार्केट से खरीद लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको खुद से बना लीजिए या मार्केट से खरीद लीजिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके घर में एक पार्टी होता है, अगर आपके घर में एक पार्टी विवाह समारोह होता है, तो आपके यहाँ मिठाई की जरूरत पड़ती है, मान के चलिए रसगुल्ले की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप जाकर के मार्केट से खरीद लेते हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप घर में खुद से बनवाते हैं, हलवाई रख करके, कारीगर रख के आप घर में खुद से रसगुल्ला बनवाते हैं। तो ये डिसाइड कैसे होता है? यह डिसाइड होता है क्वांटिटी से, कि आपको कितने क्वांटिटी की जरूरत है। अगर आपको 5-10 पीस की जरूरत है तो आप जाके मार्केट से खरीद लीजिएगा, लेकिन अगर आपको 1000, 2000 या 500 पीस की जरूरत है, अधिक क्वांटिटी की जरूरत है, तो आप कैलकुलेट करते हैं कि हमको अगर खरीदने गए मार्केट से तो हमको 10 रुपया पीस पड़ेगा, लेकिन अगर इतना क्वांटिटी हम खुद से बनवा रहे हैं तो हमको 7 रुपया पीस ही पड़ रहा है। तो मेन यहाँ डिफरेंस किस कारण आया? क्वांटिटी के कारण। क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी बनाइएगा तब फिर आपसे हमको महंगा पड़ जाएगा, आप अधिक क्वांटिटी बना रहे हैं इसी कारण आपको सस्ता पड़ रहा है। कोई ना कोई एक क्वांटिटी रहेगा ना, जैसे मान के चलिए 500 पीस। अगर 500 पीस से आप ऊपर बनाते हैं तब आपको बनाने में फायदा होगा, लेकिन अगर 500 पीस से कम चाहिए आपको, तब आपको खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा, तब आप घर में मत बनवाइए। जो 500 क्वांटिटी है ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई 500 से कम अगर जरूरत है तब आप मार्केट से खरीद लीजिए, लेकिन 500 से अधिक जरूरत है तब जाके आप घर में खुद से बनवाइए। ये जो क्वांटिटी है मान के चलिए 500, ये डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग? ये हम लोग डिसाइड करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस से। यही एनालिसिस से हम लोग को पता चलता है कि अगर आपको इतने क्वांटिटी से कम की जरूरत है तब आप खरीद लीजिए, तब आपको बनाना फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर इस क्वांटिटी से आपको अधिक जरूरत है तब आप क्या कीजिए? खुद से मैन्युफैक्चर कीजिए। तो ब्रेक एनालिसिस से हमको मेक और बाय डिसीजन, बनाना है या खरीदना है, यह लेने में हम लोग को आसानी होती है। अब हम लोगों ने डिस्कस करेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि टोटल कितना खर्चा आया। इट टेल्स द एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कोई एक क्वांटिटी हमको दिया है, मान के चलिए 1000 पीस समोसा। 1000 पीस समोसा बनाने में हमको टोटल जितना लागत आएगा, इसमें हमारा दुकान का किराया, चूल्हे का कॉस्ट, बर्तन का कॉस्ट, मैदा का कॉस्ट, आटा का कॉस्ट या आलू का कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट है सबको ऐड कर दीजिए। टोटल जितना मेरे जेब से पैसा लगेगा वो हमारा कहलाएगा टोटल कॉस्ट। लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट बोलते हैं तो साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कितने क्वांटिटी के लिए। अगर हम लोग 1000 समोसे की बात कर रहे हैं, 1000 पीस समोसे की बात कर रहे हैं, तब आपका टोटल कॉस्ट 5000 रुपया है। लेकिन अगर हम 2000 पीस समोसे की बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपका टोटल कॉस्ट 5000 ही होगा, आपका टोटल कॉस्ट अधिक हो सकता है, क्योंकि मैदा का कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा, आपको आलू का कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसलिए जब भी आप टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो आप साथ ही साथ क्वांटिटी की भी बात कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी आपका चेंज होगा टोटल कॉस्ट भी आपका चेंज होता रहेगा। इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलिए आपने समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया। समोसे का जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको टोटल लागत कितना आया? 5000 रुपया। 5000 रुपया कितने के लिए? 1000 पीस के लिए। 1000 पीस के लिए आपको 5000 रुपया का लागत आया। तो इसमें कुछ कॉस्ट ऐसा होगा जो आपका फिक्स हो गया, जैसे दुकान का किराया, चूल्हे का कॉस्ट, बर्तन का कॉस्ट, ये सब चीज क्या है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। आप उस पर एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपको दोबारा उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बर्तन खरीद लिया, अब उसमें आप 5000 समोसा बनाइए, चाहे 50000 समोसा बनाइए या 5 पीस समोसा बनाइए, आपको उस बर्तन के कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको उस दुकान के, आप दुकान को बंद रखिए, खोल के रखिए, 5 पीस समोसा बेचिए या 1000 पीस समोसा बेचिए, वो दुकान का जो रेंट है वो लगेगा ही लगेगा। तो दुकान का रेंट हो गया, यह आपका कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। आपके जो बर्तन का कॉस्ट हुआ कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। आपके जो वर्कर है उनकी जो मंथली सैलरी हो गई वो कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स्ड कॉस्ट होगी। आप भले ही वर्कर से काम करवाइए या ना करवाइए, लेकिन आपको उसकी सैलरी देनी है, तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा।
कभी कभी हो सकता है कि आपका जो सैलरी है, अगर आप मंथली वर्कर नहीं रख के डेली वर्कर रख लिए, कभी आप 4 वर्कर रख रहे हैं, कभी आप 5 वर्कर रख रहे हैं, संडे के दिन वर्कर नहीं रख रहे हैं, तब आपका जो है ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये डेली चेंज होते रह रहा है। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, रेंट भाड़ा जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, टैक्सेस आपको देना है, इंश्योरेंस हर समय देना है, भले ही आपका बिजनेस चले चाहे नहीं चले, कॉस्ट ऑफ मशीन जैसे चूल्हे का कॉस्ट, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया है सब। अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखाने की कोशिश करें, इस तरह हम इसको दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी, कितना पार्ट्स कितना प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, और यहाँ पर दिया गया है आपका कॉस्ट, कीमत रुपये में। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया वो कांस्टेंट हो गया। मान के चलिए आपने समोसा बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में, मान के चलिए आपने स्टार्टिंग में चूल्हा खरीदा, बर्तन खरीदा, दुकान का रेंट दिया, ये सबको जोड़ के आपने 3,000 रुपया खर्चा किया, जो कि आपका फिक्स हो गया है। 3,000 रुपया आपका चेंज अब नहीं होने वाला है, भले ही आप समोसा कितना भी पीस बना लीजिए, तो 3,000 रुपया यहाँ पर आ गया मान के चलिए। तो ये क्या क्वांटिटी के साथ इसका ग्राफ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप 5 पीस समोसा बनाइए, चाहे 50 पीस बनाइए, चाहे 5,000 पीस समोसा बनाइए, ये कॉस्ट क्या है आपका फिक्स है। इसलिए हम लोग इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फिक्स्ड कॉस्ट को। अब दूसरा क्या है आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि क्वांटिटी के साथ चेंज करते रहता है। अगर आप 100 पीस बना रहे हैं तो उसका अलग कॉस्ट आएगा, अगर आप 200 पीस बना रहे हैं तो उसका अलग कॉस्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, अगर आप 1,000 पीस समोसा बनाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ मैदा लगेगा, कुछ तेल लगेगा, कुछ आलू लगेगा, कुछ नमक लगेगा, बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। लेकिन मान के चलिए अगर आप 2,000 पीस समोसा बनाते हैं, तो क्या आपको सेम क्वांटिटी ऑफ मैदा लगेगा, सेम क्वांटिटी आपको आलू लगेगा? नहीं, आपको आलू अधिक चाहिए, आपको मैदा अधिक चाहिए। तो ये जो मैदा का कॉस्ट है, आलू का कॉस्ट है, तेल का कॉस्ट है, नमक का कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट क्या है, क्वांटिटी के साथ चेंज होते रहता है। अगर आप 100 पीस बनाइएगा आपको अलग क्वांटिटी चाहिए, अलग अलग कॉस्ट लगेगा। अगर आप 200 पीस बनाइएगा तो आपको अलग कॉस्ट लगेगा। जैसे ही जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, ये कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब वेरी करते जाएगा। इसलिए इस सारे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैदा का कॉस्ट, आलू का कॉस्ट, तेल का कॉस्ट, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है समोसा के लिए, इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, जैसे आपका गैस चूल्हा, समोसा बनाइएगा तो गैस चूल्हा जलेगा, नहीं बनाइएगा तो गैस चूल्हा नहीं जलेगा, मतलब गैस की जो कीमत हो गई वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो उसी तरह मशीन है, मशीन चलेगा, प्रोडक्शन होगा तो मशीन चलेगा तो उसका कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मशीन बंद रहेगा तो उसका कॉस्ट नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, जो कि मशीन पर डायरेक्टली काम करते हैं, वो चेंज होते रहता है। अगर आप डेली वर्कर को रख रहे हैं तो जब आप वर्कर को बुलाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं बुलाइएगा तो नहीं देना पड़ेगा। सपोज कीजिए संडे के दिन आपका दुकान बंद रहता है, तो संडे को आप लेबर को नहीं बुलाइएगा तो आपको उस दिन पैसा नहीं देना पड़ेगा अपने लेबर को, अपने वर्कर को। इसलिए ये एक वेरिएबल कॉस्ट पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, आपका वाई एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट दिया हुआ है इन रुपीज, रुपये में। यहाँ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी, कितने पीस बनाते हैं, कितने यूनिट्स आप बनाते हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब हमारा क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जीरो था, तो वेरिएबल प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आपका जीरो है। अगर आप समोसा बना ही नहीं रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है मैदा खरीदने की, क्या जरूरत है आपको आलू खरीदने की। लेकिन मान के चलिए आप 10 पीस बनाए तो आपका कुछ कॉस्ट बढ़ गया। अगर आप 100 पीस बनाइएगा समोसा तो आपको कुछ ज्यादा रुपया लगेगा, आपको 200 पीस बनाइएगा तो उससे भी ज्यादा लगेगा, अगर आप 1,000 पीस बना रहे हैं तो उससे भी ज्यादा लगेगा। तो आपको देखते हो कि लीनियर स्ट्रेट लाइन आपको एक ग्राफ मिलता है। ये कौन सा दिखाता है, कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट दिखाता है। यहाँ देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, इसको हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी इंटू एक्स, स्मॉल वी इंटू एक्स। स्मॉल वी क्या है, एक यूनिट को बनाने में, एक पार्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट लगता है वो है आपका स्मॉल वी। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एक्स का। एक्स मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना कॉस्ट लग रहा है और जितना हमको बनाना है, अगर टोटल को हम दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, आगे आता है टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू। टोटल सेल्स मतलब क्या होता है, आप जो बेच रहे हैं, आपने प्रोडक्ट बनाया, अब आपने मैन्युफैक्चर किया, अब आप उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो
तो उससे जो आपका कॉस्ट आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल सेल्स. इट इंडिकेट्स द रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग आउट सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. देखिए यहाँ पे कॉस्ट दिया गया, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है. मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने बनाया और घर में चुपचाप रखे हुए हैं, तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा? नहीं. इसलिए यहाँ देखिए 0 0. लेकिन जैसे आप बेचना शुरू कीजिएगा आपको पैसा मिलना शुरू होगा. मान के चलिए आप 100 पार्ट्स बेचे, 100 प्रोडक्ट बेचे, तो आपको कुछ पैसा मिला. अगर आप 200 बेचिएगा तो आपको उससे अधिक पैसा मिलेगा. अगर आप 1000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है. तो ये जो टोटल सेल्स का लाइन होता है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. जितना प्रोडक्ट आप बेचिएगा आपको उतना पैसा सेल्स के थ्रू आएगा. इन सब चीजों को अगर हम लोग एक ग्राफ पे दिखाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग को दिखेगा. देखिए ये आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. यहाँ क्या दिखाया गया है वाई एक्सिस पे आपको, कॉस्ट. ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया. ये हो गया लाल वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, रेड लाइन, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट. और यहाँ देखिए एक पिंक कलर का नया लाइन ऐड हुआ है, वह कौन सा कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट. देखिए अगर आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीरो प्रोडक्शन मतलब एक भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तब भी आपका टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा. क्यों? ऐसे समझिए आप लोगों ने समोसा का दुकान स्टार्ट किया, आप एक भी पीस समोसा बनाए नहीं है, प्रोडक्शन नहीं किए हैं, लेकिन तब भी तो आपको समोसे की दुकान का रेंट, बर्तन खरीदने का कॉस्ट, चूल्हे का कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ तो लग ही चुका है, भले ही आप प्रोडक्शन कीजिए चाहे नहीं कीजिए. देखिए यहाँ पे आउटपुट जीरो है लेकिन तब भी आपका कुछ कॉस्ट यहाँ पे लग चुका है. लेकिन जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ेगा आपका टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. क्यों? इस जो टोटल कॉस्ट है इसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या है, ऐड है. देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इसलिए देखिए ये पिंक लाइन जो है आपके वेरिएबल कॉस्ट वाले लाइन के क्या है, दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. क्योंकि जैसे जैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है आपका टोटल कॉस्ट भी उसी तरह उसी समानुपात में बढ़ता जाएगा. यहाँ कुछ नोटेशंस दिया गया है जिसको आप लोग ध्यान रखिए किसको, क्योंकि ये सारे टर्म आगे यूज होने वाले हैं. जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो एफ से रिप्रेजेंट करेंगे आगे. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट पी, तो हम लोग एक्स कितना प्रोडक्ट बनाए हैं, एक्स कितना पीस समोसा बनाए हैं, तो एक्स पीस समोसा बनाए हैं. स्मॉल भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक समोसा को बनाने में कितना मैदा लगता है, कितने रुपये का हम लोग को तेल लगता है, कितने रुपये का आलू लगता है, ये सारा कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक पीस के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, भी, स्मॉल भी. कैपिटल भी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक का वेरिएबल जितना वेरिएबल कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि हम प्रोड्यूस करने वाले हैं. एस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक प्रोडक्ट को हम कितना में बेच रहे हैं. जैसे एक समोसा को आप 5 रुपए में बेच रहे हैं तो स्मॉल एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रुपया. कैपिटल एस टोटल सेल्स, मान के चलिए 5 रुपया के दर से आप 1000 पीस समोसा बेच रहे हैं तो कैपिटल एस कितना हो जाएगा, 5 गुना 1000, टोटल 5000 रुपया. पी क्या है, प्रॉफिट. ठीक है, ये सारा नोटेशंस आपको ध्यान में रखना है. आप लोग जब ब्रेक इवन एनालिसिस करने चलते हैं तो आपको कुछ चीज कंसीडर करना पड़ता है, कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं. कौन कौन से चीज हैं, सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, यह नहीं कि यह बढ़ते जाएगा. आज आप मान के चलिए कि 100 पीस बना लिए तो कुछ और दाम रख दीजिएगा, कल 200 पीस बना लीजिएगा तो कुछ और दाम रख लीजिएगा, ऐसा नहीं. आप 5 पीस बेचिए चाहे 10 पीस बेचिए, आपको सेलिंग प्राइस सेम रहेगा. क्योंकि मार्केट में आप देखते होंगे जब आप कुछ 5 केजी सामान खरीदते होंगे तो कुछ आपको और कॉस्ट लगता है, और जब कुछ 200 ग्राम खरीदते हैं, 100 ग्राम खरीदते हैं तो उसी की कीमत कुछ और होती है. तो यहाँ ऐसा नहीं है, आप 100 पीस खरीदिए चाहे 500 पीस खरीदिए, आपका सेलिंग कॉस्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस सही से काम नहीं करेगा. दूसरा है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड कॉस्ट. आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, कुछ इस तरह का आपको लीनियर ग्राफ मिलता है. तो ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. किसके किसके बीच में, सेल्स वॉल्यूम, जितने क्वांटिटी आप बेच रहे हैं और जितना पैसा आपको मिल रहा है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, ग्राफ लीनियर होना चाहिए. प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी आर इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ, आप जितना पीस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जितना पीस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दोनों और जितना पीस आप बेच रहे हैं दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए.
इसको आप लोग ऐसे समझिए, मान के चलिए आपने 1000 पीस समोसा बनाया, तो आप 1000 पीस समोसा को बेचिए। ये नहीं कि आप 820 समोसा बेचे बाकी 200 ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। जितना आपने मैन्युफैक्चर किया, जितने आपने प्रोड्यूस किया, टोटल आपको बेचना है। एक भी पीस आपको रखना नहीं है। ऐसा नहीं कि समोसा बेच रहे हैं 4 पीस खुद से खा गए, तो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस सही से काम नहीं करेगा। आप जितने मैन्युफैक्चर किए हैं टोटल आपको सेल करना है। आगे है आपका नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट क्वांटिटी विल अफेक्ट द कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग को सिर्फ कंसंट्रेट किस पर करना है, क्वांटिटी पर ही कंसंट्रेट करना है। कि अगर इतना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हैं या इतना क्वांटिटी आप सेल करते हैं तो इसके बाद आपका बिजनेस प्रॉफिट में होगा। इससे कम करते हैं तो आपका बिजनेस लॉस में होगा। तो हम लोग को मेन फोकस करना है क्वांटिटी पर ही, इसके अलावा हम लोग को कहीं पे भी फोकस नहीं करना है। आगे आता है आपका ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, यहां पर देखिए आपको ब्रेक इवन चार्ट एक दिखाया गया है। ब्रेक इवन चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट ए गिवन टाइम। आपको जितना कॉस्ट लगता है और जितना आपको सेल्स के थ्रू बेचने से पैसा आता है, इन सभी चीज को अगर हम लोग एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन चार्ट। इट इज ए ग्राफिकल डिवाइस टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट। इसमें हम लोग मेनली क्या डिटरमाइन करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट। दो चीज हम लोग मेनली इसमें डिसाइड करते हैं कि हम लोग का बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, और किस क्वांटिटी के बाद हम लोग को प्रॉफिट होना शुरू होगा। ये चीज हम लोग मेनली ब्रेक इवन चार्ट की मदद से डिसाइड करते हैं। द वाई एक्सिस प्रेजेंट द स्केल। जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, स्केल ऑफ रुपीज अगेंस्ट विच फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स कैन बी मेजर्ड। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। आपका जो एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, जो कि आपको कितने यूनिट को प्रोड्यूस करे। यहाँ पे आपको गलत लिखा गया, ये जो टर्म लिखाया गया है ये गलत है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी होना चाहिए, क्वालिटी लिखा गया है गलती से, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वांटिटी होना चाहिए, क्यू। ठीक है, यहाँ आपको क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, क्वांटिटी। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आगे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स रेवेन्यू रिजल्टिंग इनटू नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। वह क्वांटिटी, वो वॉल्यूम जहां आपका टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स क्या होता है, दोनों बराबर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यह देखिए, ये आपका ये वाला जो लाइन है, ये आपका लाइन किसका है, टोटल कॉस्ट का लाइन। और ये जो लाइन आपको दिखाया गया है, ये लाइन आपको दिखाया गया है टोटल सेल्स का लाइन। ठीक है, टोटल सेल्स का लाइन। इस पॉइंट पे देखिए दोनों कट करता है। यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट भी बराबर है और टोटल सेल्स भी बराबर है। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अगर आप लोग इससे ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्ट आप लोग प्रोड्यूस करते हैं तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर इससे कम प्रोड्यूस करते हैं तो आपको घाटा होगा। यही चीज आपको ब्रेक इवन एनालिसिस में पता चलता है। ये क्वांटिटी, ये ब्रेक इवन पॉइंट, कि अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमको फायदा होगा, अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोड्यूस करेंगे तो आपको घाटा होगा। यही चीज हम लोग को ब्रेक इवन एनालिसिस में पता करना रहता है। इफ आउटपुट ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉल्स बिलो दैट पॉइंट दैट देयर इज लॉस। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो हमको लॉस होगा। एंड इफ द आउटपुट एक्सीड दैट पॉइंट देयर इज ए प्रॉफिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से आप लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको फायदा होगा। इट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट आर रिकवर्ड। यही वो क्वांटिटी है जहां पे आपका जितना लागत है, जो टोटल कॉस्ट है, वो आपका रिकवर हो जाता है, आप लोग के पास वापस आ जाता है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, आपका एक क्वांटिटी होगा, यूनिट्स होगा। मतलब मान के चलिए समोसा 1000 पार्ट्स है तो 1000 क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। जब भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग यूनिट्स में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, यूनिट्स, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स। आप लोगों को आगे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नोटेशंस था जो कि पिछले हम डिस्कस किए थे, उसको वापस से लिख दिया गया है।
क्योंकि आगे कैलकुलेशन में यूज होने वाला है आप लोग का। देखिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने जो टोटल सेल किया, आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बेचा, तो उसमें आप लोगों का क्या क्या इंक्लूड रहता है, टोटल कॉस्ट, जितना आपको लगता है, और दूसरा प्रॉफिट। मान के चलिए आपने समोसा बेचा, 1000 पीस समोसा बेचा, तो 5 रुपए के हिसाब से टोटल कितना आपको कॉस्ट आ जाएगा सेल करने में। एक पीस को आप 5 रुपए में बेचते हैं, 1000 पीस आपको बेचना है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा आपको, 5000 रुपया। मतलब टोटल सेल्स क्या हो जाएगा आपका, 5000 रुपया। अब मान के चलिए आप लोगों को उस 1000 समोसा बचाने में टोटल 4000 रुपया का लागत आया था, टोटल 4000 रुपया का लागत आया था, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 4000। अब प्लस 1000 क्या है आपका प्रॉफिट है। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, टोटल सेल्स बराबर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल सेल्स आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एस बराबर स्मॉल एस इंटू एक्स। स्मॉल एक्स क्या, एस क्या है आपका, स्मॉल एस है आपका एक यूनिट का, जो एक प्रोडक्ट का जो सेलिंग कॉस्ट है वो है आपका स्मॉल एस। मान के चलिए एक समोसे की कीमत क्या है 5000 रुपया, तो 5 रुपया क्या है आपका स्मॉल एस। अगर आप 1000 समोसा बेचते हैं तो 5 गुना 1000 आपका क्या हो जाएगा टोटल सेल्स। एक्स क्या है 1000। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका फिक्स रहेगा, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगता है, लागत लगता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और मान के चलिए आप एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा वी इंटू एक्स, और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कैपिटल एफ प्लस स्मॉल वी मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हो जाएगा आप लोग का टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है पी। आप लोग को सेल्स बराबर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन सबको यहाँ इक्वेशन में रख दीजिए, स्मॉल एस इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ प्लस स्मॉल भी मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स है आपका, प्लस प्रॉफिट। इस तरह आप लोग इसको एस माइनस भी मल्टीप्लाई बाय एक्स कर सकते हैं, इज इक्वल टू एफ प्लस पी। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले तो कुछ इस तरह आएगा, एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस भी। एफ क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, पी क्या है प्रॉफिट, स्मॉल एस क्या है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, स्मॉल वी क्या है एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट। आपको अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। तो पी का वैल्यू आप लोग जीरो रख दीजिए, तो आप लोग को जो मिल जाएगा एक्स का वैल्यू एफ अपॉन एस माइनस भी। यहाँ आपको मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। यही हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस से पता करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट्स लिखा है, मतलब ये क्वांटिटी होगा, ये क्या होगा एक क्वांटिटी होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा क्वांटिटी होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसी में एक बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, दिस इज द एंगल एट विच टोटल सेल्स लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन। आप लोग इसको ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ है, आपका ब्रेक इवन चार्ट है आपका, ये वाला, ये देख रहे हैं आपका ब्रेक इवन चार्ट है। ये था आपका टोटल सेल्स लाइन और ये था आपका टोटल कॉस्ट लाइन। ये दोनों जो एक दूसरे को कट किया है, तो देखिए जो एंगल थीटा है ना, यही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल जितना बड़ा होगा, मान के आप समझिए कि आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, लार्ज एंगल इंडिकेट्स दैट प्रॉफिट आर बीइंग मेड एट हाई रेट। जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको प्रॉफिट उतना तेजी से मिलेगा। आगे क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा, जितना ज्यादा पार्ट्स आप, जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कीजिएगा, वो आपका कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान के चलिए टोटल आपका आउटपुट ये था, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका आउटपुट ये था। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यही कहलाता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ लिखा हुआ भी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द ब्रेक इवन चार्ट, ये आपका ब्रेक इवन चार्ट है, एज द डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड द आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड। आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है और ब्रेक इवन पॉइंट पे जो आपका आउटपुट है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे है कुछ लिमिटेशंस हैं।
ये क्या है, ए लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, आपको बिजनेस में अच्छा इनकम हो रहा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। लिमिटेशंस क्या है ब्रेक इवन चार्ट के, कुछ दिक्कत भी आती है ब्रेक इवन एनालिसिस करने में। क्या दिक्कत आती है हमको? द ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन मेनी सिचुएशन ड्यू टू डिफिकल्टी इन क्लासिफाइंग कॉस्ट एज आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट एंड बिकॉज मार्केट कंडीशन में नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड कैपेसिटी। बहुत सारे में हमको ये दिक्कत आती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कॉस्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। कभी हमको लगता है कि मान के चलिए रेंट है, रूम का रेंट है, मान के चलिए दुकान का रेंट, आप मानते हैं कि इसको फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन आपका जैसे ही 2 महीना हुआ, आपका मकान मालिक बोलता है कि भाई मेरा दुकान का रेंट हमको बढ़ाना है, हमारा दुकान का रेंट जो है हम बढ़ा देंगे। आप दुकान के रेंट को फिक्स्ड कॉस्ट लेके कैलकुलेशन किए थे, लेकिन अब आपका वो वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है क्योंकि वो चेंज हो रहा है। इस कारण आपका सारा का सारा कैलकुलेशन क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको डिफिकल्ट होता है डिसाइड करने में कौन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। दूसरा दिक्कत ये आता है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ये कम समय के लिए होता है यूज। अगर आप लॉन्ग रेंज के लिए सोच रहे हैं इसको कि 8-10 साल का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस में यूज होता है ये सारा चीज। दूसरी बात है कि द टोटल कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल कॉस्ट एडेड टू फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट होता है। डिड नॉट टू बी स्ट्रेट लाइन इन एक्चुअल फैक्ट। आप लोग को दिखा होगा कि टोटल कॉस्ट लाइन आपका जो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट के लाइन के भी पैरेलल आपको दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, और स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगा। The break even chart represent a static picture whereas business operations are far from static। हम लोग को सारा चीज यहाँ स्टैटिक दिखता है, दिखता है कि हमारा जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो बहुत समय तक कांस्टेंट है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, एक यूनिट के लिए जितना कॉस्ट पड़ रहा है आज से 2 महीने बाद भी उतना ही कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा होता है, आज मैदा की कीमत है 30 रुपये केजी, कल मैदा हो जाएगा 35 रुपये केजी, लेकिन हम उसको मान के ये चल रहे हैं कि मैदा 30 रुपये केजी ही बहुत दिन तक रहेगा मार्केट में। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये सभी दिक्कतें आती हैं हमको ब्रेक इवन एनालिसिस करने में, कि वो स्ट्रेट लाइन मिलता ही नहीं है आपको। एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट इज डिफिकल्ट व्हेन ए कंपनी प्रोड्यूस्ड ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मान के चलिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप समोसा भी बनाते हैं, आप रसगुल्ला भी बनाते हैं, आप कचौड़ी भी बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी मिठाई बना रहे हैं, तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत सारा दिक्कत आने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ा, ब्रेक इवन चार्ट के बारे में देखा, उसके कुछ एजम्पशंस देखे, उनका कैलकुलेशन दिखा, हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट किया, और कौन कौन से लिमिटेशन आते हैं हम लोग को ब्रेक इवन एनालिसिस में, इसके बारे में भी हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।